की शुरुआत में हीरो माइक को दिखाते हैं। वो एक स्नाइपर है और उसे एक मिशन पर भेजा गया है। एक बड़े टेररिस्ट को खत्म करने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है और उसके साथ एक साथी है जिसका नाम स्पॉटर है। कम्युनिकेशन और नेविगेशन की जिम्मेदारी उसी की होती है। उसका नाम टॉमी है। दोनों एक ऊंची जगह पर उस टेररिस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तब वहाँ एक कार आती है। माइक कंफर्म कर लेता है कि इस आदमी को मारना है। उसे जवाब मिलता है कि शायद यही वो टेररिस्ट है जिसे खत्म करना है। वो शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और शूट करने से पहले वो उस रेगिस्तान में कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि उस टेररिस्ट के बेटे की शादी हो रही होती है और इस वक्त वो शूट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। टॉमी उसे शूट करने को कहता है पर माइक शूट नहीं करना चाहता। वो कहता है उस आदमी के बेटे की शादी चल रही है, इस वक्त मैं गोली नहीं चला सकता। उसके बाद सुनकर टॉमी कहता है उससे हमारा क्या लेना देना, पहले शूट तो करो। माइक फिर एम करता है पर अब दूल्हा दुल्हन बीच में आ जाते हैं। माइक फिर रुक जाता है और कमांड सेंटर को बताता है कि वो शूट नहीं कर सकता क्योंकि उसे क्लियर शॉट मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद टॉमी और माइक के बीच में इस बारे में बहस होती है। तभी इनके लेंस में सूरज की रोशनी गिरती है और टेररिस्ट को इन लोगों का पता चल जाता है। फिर वहाँ के लोग इनका पीछा करते हैं। ये दोनों भी बचने की पूरी कोशिश करते हैं। वहाँ से भागते वक्त इनका जीपीएस वहीं पर टूट जाता है और दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। तब माइक स्नाइपर गन से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से बच जाते हैं। फिर वे कमांड सेंटर को कॉल करके कहते हैं कि मिशन फ्लॉप हो गया है, हमें पिकअप करने के लिए किसी को भेज दीजिए। वे इन्हें एक लोकेशन बताते हैं जो इनकी करंट लोकेशन से लगभग 5 घंटे की दूरी पर होती है। कट करके दोनों उस लोकेशन की ओर चल रहे होते हैं और दोनों मजे से बातें करते हुए आराम से चलते हैं। अपने स्नाइपर से वे हर तरफ देखते हुए चल रहे होते हैं। तभी 2 लोग नजर आते हैं। टॉमी पूछता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। माइक बताता है कि वे शायद गड्ढा खोद रहे हैं। दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं। उनके पास पानी भी नहीं होता और धूप बहुत ही तेज होती है। टॉमी नॉन स्टॉप बातें करता है और माइक उसे किसी तरह मैनेज कर रहा होता है। अब कट करके दूर एक लोहे का बोर्ड दिखाते हैं जिस पर डेंजर सिंबल बना हुआ है। वो हवा में उधर इनकी तरफ आता है। माइक बताता है कि ये सिंबल इस बात की निशानी है कि इस जगह पे लैंड माइन्स बहुत सारे हैं और टॉमी हंसते हुए कहता है बेकार में डरो मत यार। माइक कहता है नहीं नहीं, विकिपीडिया में पढ़ा है कि इस रेगिस्तान में 33 मिलियन लैंड माइन रखे हुए हैं। अब टॉमी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो विकिपीडिया में पढ़े रहते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, अब चलो भी। फिर टॉमी को प्यास लगती है और वो पानी या बियर मांगता रहता है। माइक अपना पानी उसे देता है। तभी वो नीचे पड़े एक टॉय सोल्जर को देखता है। टॉमी अब आराम से पानी पीकर उछलता हुआ चला जा रहा होता है। माइक कहता है अरे धीरे धीरे चलो, मुझे डर लग रहा है। टॉमी उसकी नहीं सुनता और मजे से चल रहा होता है। तभी वो गलती से एक लैंडमाइन पर पांव रख देता है और वो फट जाता है। इतने में माइक भी एक लैंडमाइन पर पांव रख चुका होता है। अब टॉमी को दिखाते हैं जिसकी दोनों टांगे शरीर से अलग हो गई होती हैं। उसका बैग एक और गिर जाता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। अब माइक ने भी माइन पर पैर रख दिया होता है और उसे समझ नहीं आता कि आगे करें क्या। वो कहता है देखो मैं भी लैंड माइन पर खड़ा हूँ, तुम चिल्लाओ मत, थोड़ी देर चुप रहो, तुम एक सोल्जर हो यार। पर टॉमी को बहुत दर्द होता है। जब दोनों टांगे कट गई हो तो कोई चुप कैसे रह सकता है। वो चीख रहा होता है। माइक कहता है अपने मेडिकल किट से मॉर्फिन निकालो और खुद पर लगा लो, उससे दर्द कम हो जाएगा। टॉमी के बैग में ही रेडियो था और बैग कुछ दूर पर गिरा होता है। माइक कहता है कि उस बैग तक पहुंचने की पूरी कोशिश करो। टॉमी इंजेक्शन लगा लेता है और रोते हुए कहता है मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। अब माइक कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम कुछ देर खामोश रहो, हम यहाँ से जरूर बच निकलेंगे। टॉमी से दर्द सहा नहीं जाता और अपनी गन निकाल कर खुद पर गोली चला लेता है। अब माइक चिल्लाने लगता है। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। वो बुरी तरह से फंस चुका होता है। अब तो वो अपना पैर जरा सा भी नहीं हटा सकता। चाकू से चेक करने पर उसे यकीन हो जाता है कि उसके पैर के नीचे माइन ही है। इतने में दूर एक आदमी को दिखाते हैं पर वो माइक की तरफ नहीं आता। अब माइक सोचने लगता है कि उसके पास जो चीजें हैं उसकी मदद से वो कैसे बच सकता है। रेडियो वाला बैग भी कुछ दूर पे पड़ा होता है। माइक सोचने लगता है कि उसे कैसे निकाला जाए। फिर वो अपने एक शू का लेस निकालता है और दूसरा पैर माइन पर ही रखा होता है। वो किसी तरह उस शू से भी लेस निकाल लेता है और अपने वेपन से उस बैग को खींचने की बहुत कोशिश करता है। कई बार फेल होने के बाद उसकी कुल्हाड़ी उस बैग पर आ गिरती है और उससे वो बैग को पास खींचता है। वो रेडियो ऑन करता है पर वो ऑन ही नहीं होता क्योंकि उसमें बैटरी तो थी ही नहीं। अब बैटरी टॉमी के पॉकेट में होती है। माइक उतनी दूर तो पहुंच नहीं सकता और फिर सोचने लगता है कि करूं क्या। वो बैग की चीजें चेक करता है और उसमें पावर बैंक जैसा एक सोलर चार्जर होता है। उसकी मदद से वो चार्ज करता है। इस तरह अपना एक पैर बिना हिलाए बड़े ही सब्र के साथ वो काम को कर रहा होता है। अपने पास रखी चीजों को रखकर वो बचने का प्लान बना रहा होता है और सोचता है कि किसी तरह रेडियो ऑन हो जाए तो मैं कमांड सेंटर को कॉल करूं। फिर वो रेडियो ऑन हो जाता है और वो कमांड सेंटर को कॉल करता है। वो बताता है कि मेरा साथी मर चुका है और मैं यहीं पर फंस गया हूँ, मुझे मदद की जरूरत है।
इस तरह वो सिचुएशन बता रहा होता है। पर वे पहले यही पूछते हैं कि मिशन का क्या हुआ। माइक कहता है मिशन फेल हो गया है, पहले मुझे बचाओ। फिर वे उससे लोकेशन पूछते हैं। अब माइक कहता है मेरा जीपीएस नहीं है, वो टूट गया है। हम लगभग 3 घंटे पैदल चले थे और 2 घंटे पैदल चलने की दूरी पर वो गाँव पड़ता है। तब कमांडर एक सच कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं किसी को नहीं भेज सकता क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं, पर तुम्हारी लोकेशन के पास ही एक गोरिल्ला स्क्वाड है जो एक मिशन के लिए वहाँ पर गई है। अपना मिशन पूरा करके वे उसी रास्ते से लौटने वाले हैं, पर उन्हें तुम तक पहुँचने में 52 घंटे लग जाएंगे, मतलब 2 दिन से भी ज्यादा लगेंगे। क्या तुम तब तक मैनेज कर पाओगे? माइक गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो आप? मैं यहाँ लैंडमाइन पर पैर रखकर खड़ा हूँ और आप इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं है, वहाँ सैंड स्टॉर्म्स बहुत आते हैं। एक्चुअली वहाँ के लैंडमाइंस बहुत ही पुराने हैं, इसलिए लगभग 4% लैंडमाइन काम नहीं करने वाले। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम शायद बच जाओगे। ऐसा कहकर कमांडर उसे एडवाइस करता है कि तुम शोमैन मैन्युअल टेक्निक यूज करो। इस टेक्निक के मुताबिक अगर माइक ने लैंडमाइन पर पैर रखा है तो उसे धीरे से अपना शूलेस निकाल देना चाहिए, फिर उस शूज से नीचे की ओर प्रेशर देना है और किसी कील को ठोक देना है। उसके बाद पैन निकालने पर 2 से 5 सेकंड का टाइम मिलता है। इसे ही शोमैन मैन्युअल टेक्निक कहते हैं। ये सब सुनकर माइक चिढ़ जाता है। कमांडर फिर से कंटिन्यू करता है कि जब हमारे स्क्वाड के लोग वहाँ पर आएंगे तो तुम सिग्नल देने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। तुम्हारे पास जीपीएस भी नहीं है, इसलिए सिग्नल देने का कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालो। इतना कहकर अब कमांडर कॉल कट कर देता है। माइक को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वॉच में 52 घंटे सेट करने लगता है। फिर वो कड़ी धूप में खड़ा रहता है। उसके पास थोड़ा खाना होता है जिसे वो थोड़ा थोड़ा करके खाता है और थोड़ा पानी पीता है। वो और कर भी क्या सकता था? अगर पैर हिलाया तो वो भी दुनिया से हिल जाएगा। अब वहाँ एक डरावनी बात होती है। कैमरा घुमाकर हमें दिखाते हैं कि वहाँ सैंडस्टॉर्म आ रहा होता है। ये देखकर तो माइक का खून सूख जाता है, वो एकदम बेबस हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहता है। अपनी सारी चीजें बैग में रखकर उसे अलग रख देता है और अपना मुंह भी कवर कर लेता है। अपनी गन को जमीन पर गाड़ कर वो खड़ा हो जाता है ताकि जोर से आ रहे सैंडस्टॉर्म में वो डट कर खड़ा रहे। वो तूफान अब जरा ऊपर से गुजर रहा होता है। अब उसके पैरों को दिखाते हैं तो तूफान उसके पैरों पर खूब प्रेशर डाल रहा होता है। वो बैलेंस भी नहीं कर पाता, वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाता है और तूफान फिर वहाँ से गुजर जाता है। अब वो अपने मुंह से कपड़ा हटाता है और देखता है कि टॉमी की लाश उसके पैर के पास पड़ी है। उसके पॉकेट से माइक बैटरी निकालता है। थैंक गॉड बैटरी मिल गई। पर अब रेडियो वाला बैग थोड़ा दूर चला गया होता है। गुस्से में वो हंसने लगता है, एक मिला तो दूसरा गया। इस तरह वो 10 घंटे बिताता है। अब उसका पानी भी खत्म हो चुका होता है और वो डिहाइड्रेट होने लगता है। लगभग वो बेहोशी हो जाता है। अपना अंत सामने देखकर वो गन निकालता है और अपने सर पे पॉइंट करता है, पर वो मरना नहीं चाहता और ऊपर की ओर गोली चलाता है। वो हेल्प हेल्प करके बहुत देर चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद एक ब्लैक अफ्रीकन को दिखाते हैं जो रेत पर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा होता है। एक्चुअली वो जानता है कि कहां कहां पर माइंस गड़े हुए हैं। माइक उसे गन दिखाकर कहता है तो तुम ही ने ये सब सेट किया है, चुपचाप आकर मुझे बचाओ। अब दिक्कत ये होती है कि उसे माइक की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो टूटी फूटी इंग्लिश में पूछता है आप यहाँ क्यों खड़े हैं? माइक कहता है मैंने गलती से माइन पर पैर रख दिया है और अब मैं फंस गया हूँ। अफ्रीकन कहता है ठीक है तो आप दूसरा पैर उठाकर आगे बढ़ दीजिए। वो अब भी नहीं समझा होता कि वहाँ माइन है। माइक गुस्से में चिल्लाता है कि तुम उस गांव में रहते हो ना, मुझे पानी चाहिए और मेरा रेडियो वहाँ पड़ा है, तुम उसे निकाल कर मुझे दे दो प्लीज। अब वो अफ्रीकन उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है और कहता है पर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? माइक कहता है तुम समझ नहीं रहे हो क्या, मेरा साथी मर गया है और शायद मैं भी मर जाऊंगा। अफ्रीकन कहता है तुम्हारा दोस्त तो शांत हो गया है, तुम भी शांत क्यों नहीं हो जाते? माइक टेंशन में आ जाता है। फिर अफ्रीकन उसका वाटर कैन ले लेता है। फिर वो रेडियो निकालने को कहता है। अफ्रीकन पूछता है इस वक्त तुम्हें गाना सुनने की इतनी क्यों पड़ी है? और इस तरह मजाक उड़ाकर वो अपने रास्ते से चला जाता है और बहुत देर हो चुकी होती है और वो लौटता नहीं। माइक और वेट नहीं कर सकता था और अपना यूरिन पीने का फैसला करता है। वो पीने ही वाला होता है कि दूर एक छोटी लड़की आ रही होती है, वो भी टेढ़ी मेढ़ी चल रही होती है। माइक अब पूरी तरह थक चुका होता है। लड़की आकर उसे पानी देती है और ये कहता है आओ बेटी, तुम ही मेरी भगवान हो, तुम अपने पापा के कहने पर पानी देने आई हो ना। ये कहकर माइक पानी पीने लगता है। उस लड़की के हाथ में एक टॉय सोल्जर होता है और माइक अपना टॉय सोल्जर निकालता है जो उसे पीछे पड़ा हुआ मिला था और उसे लड़की को दिखाकर पूछता है क्या ये तुम्हारा ही है? वो लड़की उसे रेत में रख देती है। माइक उससे रेडियो लाने को कहता है पर वो समझ नहीं पाती और माइक को देख रही होती है। अब माइक चिल्लाने लगता है कि वो रेडियो मुझे चाहिए, पर लड़की उसकी मदद नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब माइक चिल्लाने लगता है कि मुझे वो रेडियो निकाल कर दो प्लीज, मुझे निकाल कर दो। और अब कुछ देर में रात होने लगती है।
रेगिस्तान में रातें बहुत ही ठंडी होती हैं, इसीलिए वो पास ही आग जला लेता है। अब उसके पास फोन होता है और उसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज और वीडियोस देख रहा होता है। वो बहुत परेशान होता है, किसी वजह से उसने आर्मी ज्वाइन की होती है। शायद गर्लफ्रेंड से उसका झगड़ा हो गया था। अब उसे नींद आने लगती है, पर वो अपना पैर जरा भी नहीं हिला सकता है। फिर भी उसकी आंख लग जाती है और वो किसी तरह बैलेंस करके खड़ा रहता है। अचानक उसके चारों ओर कोई आवाज आने लगती है। आग भी अब बुझ चुकी होती है। चारों ओर गिद्धों की आवाज सुनाई पड़ती है। अब ये नई मुसीबत आ गई, बताओ। ये देखकर माइक अपनी गन से चारों ओर अंधाधुंध गोली चलाता है, पर आवाजें नहीं रुकती और कुछ जानवर आकर उसके साथी की लाश को खींच ले आते हैं। वे माइक को भी अटैक करने लगते हैं, पर वो शूट करने लगता है। वो डर कर भागते हैं और उन माइंस पर पैर रखने की वजह से वहीं फट जाते हैं और अब ठंड और बढ़ गई होती है। माइक मैनेज नहीं कर पाता। अब धीरे धीरे सूरज निकलता है। माइक को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। चलो, थोड़ा एक रात तो गुजर गई। आधी बेहोशी में वो देखता है कि वो अफ्रीकन फिर से आ गया और उसे देखकर हंस रहा होता है। माइक पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इससे मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अफ्रीकन कहता है, तुमने वहाँ पर पैर क्यों रखा है? माइक फिर से उसे कारण बताता है। अब अफ्रीकन पूछता है, तुम यहाँ आए क्यों हो? माइक अपने मिशन के बारे में उसको सब कुछ बता देता है। फिर वो आदमी उस मिशन के बारे में सवाल करने लगता है। अब माइक उसकी बातों से बिल्कुल परेशान हो जाता है। फिर वो आदमी पूछता है, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? माइक अब पूरी तरह टेंशन में चिल्लाता है कि मेरे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है, इसलिए मैंने मरने के लिए नौकरी चुनी है। पर तुम जानते हो ना यहाँ माइन कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, और इसीलिए तुम टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, राइट? अफ्रीकन बताता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, पर अगर मैं सीधा चलूँ तो माइन पर जरूर पैर रख दूंगा। टेढ़ा मेढ़े चलने से माइन पर पैर रखने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तुम भी अपना पैर उठाकर तो देखो। गुस्से में माइक चिल्लाता है और उसे रेडियो निकालने को कहता है। वो आदमी रेडियो निकाल कर देने वाला होता है, पर फिर खुद रख लेता है और उसे चिढ़ाता रहता है। तुम अपनी लाइफ में इतना फाइट मत करो यार, जिंदगी को अपने तरीके से बहने दो। तुम उससे लड़कर उसका भाव बदलने की कोशिश मत करो। जितना भी लड़ो, लाइफ तो अपने तरीके से ही चलेगी, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ऐसा कहकर वो रेडियो उसे दे देता है और चला जाता है। माइक रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो कनेक्ट नहीं होता। अब वो बहुत थक गया होता है। उसके पैर के घाव भी बुरी हालत में होते हैं। सारा दिन खड़े रहने की वजह से उसे बहुत थकान भी हो गई होती है और अपने शरीर से वो सब कुछ उतारने लगता है। तेज धूप में उसका सर भी जैसे फट रहा होता है। अब उसे इल्यूजन होने लगता है कि जैसे कई सारी आवाजें आ रही हो और उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, उसे लगता है कि मरा हुआ टॉमी उठकर उससे बातें कर रहा है, लेकिन ये सब तो उसका भ्रम होता है। पर उसे लगता है कि टॉमी उसे वहाँ से बचाने और जिंदा रहने के लिए एनकरेज कर रहा है। रात को फिर से गीदड़ उस पर अटैक करने लगते हैं। तब उसे लगता है कि टॉमी उसे शोमैन मैनवेल ट्राई करने की सलाह दे रहा है। माइक वो टेक्निक ट्राई कर रहा होता है, पर गीदड़ उसे चारों ओर से काट रहे होते हैं। फिर भी वो उस टेक्निक के द्वारा अपना पैर निकालता है और तभी माइन फट जाता है और ब्लास्ट में वो अपना पैर खो देता है। तभी झट से उसकी आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि ये सब तो एक सपना है। एक्चुअली वो सो गया था, तभी उसके पैर को गिदड़ों ने काटा था। पर इतने में उसकी नींद खुल गई होती है और वो देखता है कि उसका पैर तो ठीक ठाक है और उसने माइन पर अभी भी पैर रखा हुआ है। माइक की पर्सनल लाइफ में कुछ दर्दनाक बातें भी होती हैं और इसीलिए उसने आर्मी ज्वाइन की होती है और इसीलिए उसे कई सारे इल्यूजन आने लगते हैं। उसे लगता है कि ये गीदड़ नहीं बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो उससे खाई जा रही हैं। अब कट करके दिखाते हैं कि उसके हाथ में चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। उसने कुछ गिदड़ों को चाकू से मार दिया होता है। उन जानवरों ने उसके शरीर को लगभग हर जगह से काट दिया होता है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। तभी वायरलेस में कॉल आता है कि हमने तुम्हें बचाने के लिए अपना स्क्वाड भेज दिया है, पर वे 14 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। पहले से अब और ज्यादा वक्त लगेगा। अब ये सुनकर तो उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, पर तभी उसका कमांडर कहता है कि इस मुश्किल घड़ी में तुमसे कोई बात करना चाहता है। और तब वायरलेस में उसकी गर्लफ्रेंड उससे बात करती है। माइक अब बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है, मैंने जिंदगी में कई गलत फैसले लिए हैं और उन्हीं के कारण मैं तुम्हें भी आज खो चुका हूँ। यहाँ बहुत सेंटिमेंटल तरीके से दिखाया गया है कि मरने की हालत में आर्मी ऑफिसर का क्या माइंडसेट होता है। माइक रोते हुए कहता है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे माफ कर देना। तब उसे गर्लफ्रेंड का इल्यूजन होता है और वो बेहोश होने लगता है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, वो बेहोश हो चुका होता है और हमें दिखाते हैं कि उसका पैर माइन के ऊपर से हटने वाला है। उसी वक्त वो अफ्रीकन उसे बचाने आता है और अपना पैर माइन पर रखता है। फिर वो माइक को संभालता है और उसे उठने को कहता है। माइक से तो उठा नहीं जाता। फिर वो आदमी माइक के घाव पर कोई दवा लगाता है। माइक उससे कहता है, तुम्हारी बेटी ने मुझे पानी दिया था। वो कहता है, मेरी बेटी? और इस सवाल के साथ ही वो आदमी अपनी कहानी सुनाता है। मैं और मेरी बेटी यहाँ के लैंड माइंस चुरा कर बेचते थे, पर एक बार लैंड माइंस निकलते वक्त फट गया और मेरी बेटी उस हादसे में मर गई। उसी ब्लास्ट में मेरा एक पैर भी चला गया था। फिर वो दिखाता है कि उसका एक पैर लकड़ी का है।
उस हादसे के बाद मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और उसके बाद मेरे 3 बच्चे हुए। यही है जिंदगी, इसमें कई अड़चने आएंगी पर हमें उन सबको पार करके आगे निकलना होगा। और 8 साल पहले मेरी बेटी मर गई थी। उसकी बेटी के बारे में सुनते ही माइक देखता है कि उस आदमी के हाथ में वही टॉय सोल्जर होता है जो माइक ने उस लड़की को दिया था। हकीकत में उस आदमी ने ही माइक को पानी दिया था, पर माइक के इल्यूजन के कारण उसे वो बेटी दिखती है। अफ्रीकन कहता है तुमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, भविष्य की चिंता के कारण तुमने कई सारी चीजें खो दी हैं और फ्यूचर चाहे जैसा भी हो तुम्हें आज जीना है और आगे बढ़ते जाना है। और ये कहकर वो चला जाता है। लेकिन माइक के इल्यूजन में वो लड़की भी उसी के साथ दिखती है। अब माइक और भी थक गया होता है और फिर एक बार टॉमी इल्यूजन के रूप में आता है और कहता है वो देखो हमारे आदमी ढूंढते हुए आ गए हैं। माइक कहता है कि ये सब इल्यूजन है, तुम्हारी बात सच नहीं है, मेरा मन खुद ही ये सब सोच रहा है। तब टॉमी कहता है नहीं यार तुम वहाँ ठीक से देखो। माइक उस तरफ देखता है तो सच में उनके स्क्वाड के आदमी आ रहे होते हैं। वे कहते हैं हम तुम्हारी लोकेशन नहीं जानते, तुम किसी तरह हमें सिग्नल करो कि तुम कहाँ हो। माइक से तो कुछ हो नहीं पाता, वो बार बार चिल्लाता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली उसका अंतर्मन जानता है उसे क्या करना चाहिए और वही टॉमी के रूप को लेकर बार बार उससे बातें कर रहा होता है। फिर इल्यूजन कहता है कि तुम्हें अपना फ्लेयर जलाकर उनको दिखाना चाहिए, फ्लेयर को जलाने से रंगीन धुआं निकलेगा, तुम उसे जलाओ। माइक अब फैसला करता है कि इल्यूजन से बाहर आना बहुत ही जरूरी है। टॉमी मर चुका है और अब जो करना है मुझे ही करना है। वो फ्लेयर को निकालने की कोशिश करता है, तभी उसके शरीर को एक बुलेट चीरती है। वो देखता है कि जिस टेररिस्ट को पहले सीन में टारगेट कर रहे थे उन्हें माइक का पता चल गया है और वे उसकी तरफ से आ रहे होते हैं। एक और आर्मी की गाड़ी उसे ढूंढती हुई दूसरी दिशा में जा रही होती है और दूसरी ओर टेररिस्ट लगातार गोली पे गोली चला रहे होते हैं। माइक को अब चक्कर आ जाता है और वो हर तरफ गोली चला रहा होता है। तभी उसे अपने लाइफ की हर वो बात विजुअल बनकर दिखती है जो उसके मन में आ रहे होते हैं, जैसे माँ से किया हुआ वादा जो वो नहीं निभा सका, गर्लफ्रेंड से अलग होना, उसके पियक्कड़ बाप के ताने। इस विजुअल के बीच वो अचानक फैसला करता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जिंदा ही रहूंगा। वो झट से फिर अपनी स्नाइपर गन से 2 टेररिस्ट को शूट कर देता है। फ्लेयर उसकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं और वे उन्हें उठा नहीं सकता। फिर वो अपने पैर को देखता है और सोचता है यही मेरा लास्ट चांस है, अगर इसे मैं मिस कर देता हूँ तो जरूर मर जाऊंगा। उसे कमांडर की बात याद आती है कि यहाँ के माइंस में 4% माइंस काम करते हैं, अगर माइन फट भी गया तो सिर्फ पैर ही तो जाएगा, जान तो बची रहेगी। ये फैसला करके वो बहुत धीरे से सब्र के साथ अपना पैर हटाता है और झट से दूर चला जाता है, पर माइन नहीं फटता। 1 मिनट के लिए तो आप भी चौंके होंगे है ना, सच में माइन फटता ही नहीं। अब उसका सर और चकराने लगता है और वो पास जाकर देखता है। फिर वो वहाँ की रेत हटाकर देखता है तो वो माइन नहीं, एक टीन का डब्बा है। ये गधा 2 दिन से एक टीन के ऊपर खड़ा था। इसे देखकर माइक को नहीं आपको भी बहुत गुस्सा आ रहा होगा, इतनी देर से ट्रेन के ऊपर खड़ा इतना ड्रामा चल रहा है। अब माइक उस फ्लेयर को उठाकर एक्टिवेट करता है और उसे देखकर आर्मी के लोग आ रहे होते हैं और अधमरी हालत में उसे वहां से लेके जाते हैं। अगर वे सिर्फ 2 घंटे लेट आते तो शायद वो मर ही जाता। और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।